हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की हमारी वीडियो जो प्रीवियस वीडियो में हमने पीआई केस 1 सीखा है उसी से कनेक्टेड होते हुए आज हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, लेकिन टाइप ऑफ फंक्शन जो राइट हैंड साइड में होगा उसके दो केस मैं इसमें डिस्कस करूँगा। मैं तो केस 2 और केस 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन समझने के तरीके को समझेंगे आप कि पहले मैं केस 2 को डिफाइन करूंगा, उसके बेस पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं केस 3 को डिफाइन करूंगा और फिर केस 3 का न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में चलेंगे, तो केयरफुली इस वीडियो को सुने और समझें, क्योंकि इसमें दो केस डिस्कस करूंगा और हमारा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि CF का केवल एक फॉर्मेशन है और PI फाइंड करने के 3 केस हैं, यानी राइट हैंड साइड वैल्यू 3 तरह से हो सकती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि राइट हैंड साइड फंक्शन था, राइट हैंड साइड का फंक्शन था AX + BY की फॉर्म में। तो केस 2 में कैसा होगा और केस 3 में कैसा होगा उसका डिस्कशन इस वीडियो में होगा। तो विदाउट एनी डिले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि PI का फॉर्मूला 1/5D, D' इंटू f(x, y) होता है। तो अब बात आती है इस f(x, y) पर कि ये किस टाइप का होगा। तो केस 2 में हमने डिस्कस किया है व्हेन फंक्शन f(x, y) इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x की पावर m, y की पावर n, यानी ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने कॉमा लगा के आपको दिखा दिया कि राइट हैंड साइड फंक्शन अगर xy यानी x की पावर m, y की पावर n मल्टीपल ऑफ xy की फॉर्म में है, तो उस तरह के फंक्शन का PI किस फॉर्मेशन से निकलेगा। तो इसकी जनरल फॉर्म को समझिएगा कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो PI को हमने ये लिख दिया, उसके बाद हम इस फाई D, D' में से D की जो मैक्सिमम पावर होगी, D की जो मैक्सिमम पावर होगी, इस पूरी टर्म को हम एज ए कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, फाई D, D' में से हम इसको चेंज करेंगे 1 प्लस या माइनस साइड D, D' में। यहां बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। मान के चलो आपके पास फाई D, D' है, D² प्लस 2D प्लस D' ये दिया गया है। तो मैं इस पहली स्टेप में, इस प्रोसेस में आपसे क्या कह रहा हूं कि आप D की मैक्सिमम पावर को कॉमन लीजिए। तो D² की जगह तो 1 बन जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन में आ जाएगा 2D अपॉन D² प्लस D' अपॉन D²। ये बनाए आप। तो ये बनाने के बाद ये टर्म ऐसी बन जाएगी, और जब ऐसी बन जाएगी टेकिंग D एज ए कॉमन, तो फिर इस टर्म को आप न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। न्यूमिनेटर में जब उठाकर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, और इस पूरी फंक्शन को एक्सपेंड कर देंगे आप यूजिंग बाइनोमियल। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देंगे आप। और एक्सपेंड कब तक करेंगे, m पावर तक, यानी इस पावर को देख लें कि x के ऊपर कितनी पावर दी गई है, उतनी पावर तक एक्सपेंड करें फंक्शन को। जब एक्सपेंड हो जाए तो एक्सपेंड होने के बाद जो f(x, y) दिया गया है उसको ईच टर्म पर मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपेंशन के बाद जो टर्म आएगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद देख लें जहां पर D है उसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पर D' है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, जहां पर 1/D है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पर 1/D' है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। उस प्रोसेस को लगा दें। और एक्सपेंशन का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला दो ही बन सकते हैं, या तो 1 प्लस x की पावर -1 बनेगा, तो इस फॉर्मेशन से एक्सपेंड करें 1 - x प्लस x² - x³ एंड सो ऑन, और या
1 माइनस एक्स की पावर -1 बनेगा, तो उसको इस फॉर्मेशन से एक्सपेंड करें। तो यहां मैंने तुम्हें फॉर्मेशन समझाया कि कैसे एक्सपेंड करना है। तो पॉइंट अब क्लियर होता चला जाएगा तुम्हें कि सबसे पहली कंडीशन की राइट हैंड साइड में एक्स वाई के मल्टीपल का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप केस 2 में हैं। केस 2 कहता है कि पहले फाई डी कॉमा डी डैश में से डी की जो मैक्सिमम पावर की टर्म है उसको कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालने पर या तो फंक्शन 1 प्लस बनेगा या 1 माइनस बनेगा ब्रैकेट के अंदर। इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में ले जाइए तो पावर हो जाएगी -1, और फिर इस पावर -1 को एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से। जब ये एक्सपेंड हो जाएगी, कब तक करनी है ये भी डिफाइन कर दिया, m पावर तक। तो m पावर तक आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद जो f ऑफ एक्स वाई है इसकी मल्टीप्लाई ईच टर्म पे कर दिया जो एक्सपेंशन के अंदर आ रखी हैं, और उसमें जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कहीं पर d दिखेगा, कहीं पर d डैश, कहीं पर 1/d, कहीं पर 1/d डैश। तो उसका मतलब भी बता दिया है कि करना क्या है। वैसा रिजल्ट फाइंड करें और सॉल्व करके आंसर देते हैं। ये हो गया पीआई केस 2। तो मैं केस 3 को पहले डिस्कस नहीं कर रहा आपसे, पहले केस 2 पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यानी ये जो सवाल है ये है केस 2 का। तो अब इस पूरे प्रोसेस को केस 2 में इस न्यूमेरिकल में आप लोग समझें। तो सोल्यूशन ले रहा हूं मैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट जो कि केस 2 का है, पीआई केस 2। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर ऑफ z इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 36 ऑफ xy। ये न्यूमेरिकल है, राइट? ठीक, तो सबसे पहला काम तो हमने देखा कि ये होमोजीनियस है। इक्वेशन 1 इज ए होमोजीनियस PDE with constant coefficient। ठीक, पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो टर्म मैंने देखी तो मुझे पता लगा कि ये पीआई केस 2 का सवाल है। ये सारी चीज़ सवाल को देखकर आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों में ही देख रहे हैं मल्टीपल ऑफ एक्स वाई है या उसमें खाली एक्स ही है। तो ये पीआई केस 2 से सॉल्व होगा। तो पहले एलएचएस से तो सीएफ निकालना है। तो फॉर सीएफ पुट डी की जगह m, डी डैश और z की जगह 1। तो आपको मिला m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और ये हो गया m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m इज इक्वल टू 3,3। ये रूट्स इक्वल हैं, और इक्वल रूट्स में मैंने आपको बताया था CF का फॉर्मेशन। तो CF बराबर हो गया F1 y प्लस 3x प्लस एक्स F2 y प्लस 3x। ये निकला CF। पहला पार्ट CF का हमने निकाल दिया। अब आते हैं आप PI पर। तो पहले PI का फॉर्मेशन लिखा आपने, PI इक्वल्स टू 1/, डी स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर। ठीक, और ये जो मेरे पास फंक्शन है इसको मैंने प्लस साइन है दो अलग अलग तरीके से लिख दिया। एक बार लिख दिया 12x स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट अलग लिख दिया, और इसके मल्टीपल में है 36 ऑफ xy। ठीक, एक को P1 इसको मान लिया इक्वेशन नंबर, अगर कहीं नहीं दी है हमने तो दे चुके हैं हम, इसको 2 मान लो। ये पोर्शन P1 और ये पोर्शन P2। तो अब अलग अलग निकालेंगे तो जिससे आसानी से समझ जाएंगे। तो पहले हमने लिया P1 1/, डी स्क्वायर माइनस 6d d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। 12 को मैंने यहाँ लिख दिया, कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिया। तो मैंने वर्किंग रूल में आपसे कहा कि आप डिनोमिनेटर में से d की मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालें।
तो जब कॉमन निकाला तो यहाँ d की जगह तो आ गया 1, बाकी रिमेनिंग पोर्शन में आपने क्या किया, d स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। जब ये डिवाइड कर दिया आपने, तो डिवाइड करने के बाद इसको आपने 1 प्लस फंक्शन या 1 माइनस फंक्शन बना दिया, यानी 1 अगर मैं माइनस बना रहा हूँ तो मेरे पास अब ये d से एक ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये आया 6d डैश अपॉन d, ये तो माइनस में है, अगली वाली भी माइनस हो जाएगी क्योंकि कॉमन निकाल रहे हो आप। अगली वाली टर्म है 9d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ठीक, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद जब ये मैंने कॉमन निकाल के ये 1 माइनस फंक्शन बना दिया, अब ये कैसा बना दिया मैंने, 1 माइनस साई ऑफ d कॉमा डी डैश, ऐसा बन गया। अब ये इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमिनेटर में ले जाओ, तो 12 अपॉन डी स्क्वायर, इसको जब उठाकर आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो गया 6d डैश अपॉन d माइनस 9d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर टू द होल पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। और फिर मैंने कहा कि इसको एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल से। अब यहाँ बाइनोमियल आ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, और बाइनोमियल एक्सपेंशन भी किसका लगाना है, हमने देखा यहाँ पर है 1 माइनस फंक्शन, तो ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और ये भी मैंने बताया कब तक एक्सपेंड करना है, जब तक m पावर तक, ये m है यानी 2 पावर तक एक्सपेंड हमें करना है। तो हमने ये सारी चीज़ को समझते हुए इसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंशन आया 1 प्लस x, अब ये पूरा का पूरा x है, तो हमने लिख दिया 6d डैश अपॉन d माइनस 9d डैश का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर का, ये तो 1 प्लस x हो गया, प्लस x स्क्वायर 6d डैश अपॉन d माइनस 9d डैश का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितनी पावर तक सॉल्व करना है, m पावर तक, और m कितनी है 2 पावर आ गई। तो यहाँ तक तो हमने इसको दिखाया, बाकी डॉटेड रखा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, तो 12 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस 6d डैश अपॉन d माइनस 9d डैश का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, राइट, प्लस a स्क्वायर, ये क्योंकि होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर 36d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 81d डैश की पावर 4 अपॉन d की पावर 4 माइनस 2ab यानी 9 6 54 यानी 108 ऑफ d डैश क्यूब अपॉन d क्यूब डॉट 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 डॉट। क्लियर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अंदर मैंने कहा ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हमने ये देखा कि डॉटेड साइन की जो टर्म है कहाँ तक हमें रिजल्ट देंगी, उसके हिसाब से हमने उस वैल्यू को रखा, बाकी सबको हमने हटा दिया। ठीक है जी, इतना पार्ट क्लियर। तो हम ये देखेंगे कि जब मैं इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई ईच टर्म पे करता हूँ तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन डी डैश और एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, ये दोनों क्योंकि ये एलसीएम डी स्क्वायर है, कॉमन ले लोगे, ऊपर का भी जोड़ दोगे तो ये कितना आया, 36 में से 9 गए, 36 में से 9 गए 27, तो ये आया प्लस 27 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी क्यूब माइनस 108 डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 81 डी डैश 4 अपॉन डी 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब मैंने डॉटेड हटा दिया, और डॉटेड हटा के मैंने क्यों हटाया ये भी आप समझ लेंगे आप, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डी डैश,
ये मैं नेक्स्ट लाइन में कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी अगर डॉटेड दिखा दूँ, नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ डी डैश। वो क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जिससे ये ज़ीरो बने। तो डी डैश का मतलब क्या है, अब आप खुद समझोगे। डी डैश का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी डैश, पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, यही मतलब है। तो 12 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, जरा करना है इसको, डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर आया रिजल्ट ज़ीरो, आया या नहीं आया, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन और फंक्शन है x का, तो रिजल्ट इज ज़ीरो। सेम ऐसे ही 27 अपॉन डी स्क्वायर को ऐसे छोड़ दूं मैं, तो जब एक बार डिफरेंशिएशन से रिजल्ट ज़ीरो है तो दो बार से भी ज़ीरो आएगा। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 3 बार कीजिए, डी डैश का मतलब तो वही है y के रेस्पेक्ट में, तो भी ज़ीरो आया क्योंकि y तो है ही नहीं फंक्शन में। सेम ऐसे ही 81 अपॉन डी 4, और इसका भी रिजल्ट ज़ीरो आया। तो मीनिंग देयर बाय डी डैश की नेग्लेक्टिंग कर दें अगर हम पावर, या तो नेग्लेक्टिंग ये लाइन लिखे ही ना, और अगर हम लिख रहे हैं तो हम इन टर्म्स को ना दिखाएं जिनसे रिजल्ट ज़ीरो हो रहा है। तो मैंने अगर ये मान के चला कि मैंने नहीं लिखी हैं, तो ये देख रहा हूँ ना मैं कि हर टर्म से ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि हर एक टर्म में आगे डी डैश तो रहेगा ही रहेगा, और इसके मल्टीपल में कहीं भी कोई टर्म नहीं है, वाई की टर्म नहीं है, तो ये सब तो हो गया ज़ीरो। तो आपके पास बचा सिर्फ 12 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि 1 अपॉन डी क्या होता है, 1 अपॉन डी होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर का भी मतलब आप समझ गए होंगे, यानी 2 टाइम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक बार किया तो रिजल्ट आया एक्स क्यूब बाई 3, ठीक, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आया 4 इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स, यानी 4x4 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया x4। तो आपको पता लगा P1 है x4, ठीक। इस तरीके से निकालना होता है, कैलकुलेशन लंबी है लेकिन ये तरीका है। तो मैंने P1 को फाइंड करना बताया कि इस तरीके से निकालते हैं। अब ज़रा P2 को देखिए, व्हाट इज़ P2। तो पहले P2 लिखता हूँ मैं। P2 है हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डी डैश प्लस 9d स्क्वायर, 9d डैश स्क्वायर ऑफ 36xy, राइट, ये टर्म है। तो फिर वही काम किया, 36 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर लिया और इसमें से फिर कॉमन डी स्क्वायर निकाला, फिर वही टर्म बनी 1 माइनस 6d डैश अपॉन डी माइनस 9d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ऑफ xy। इसको उठाकर ऊपर ले गए न्यूमिनेटर में, तो ये बना 36 अपॉन डी स्क्वायर, और इस बार टर्म आ गई 1 माइनस 6d डैश अपॉन डी माइनस 9d डैश का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टू द होल पावर -1 इंटू xy। बस इस बार फंक्शन चेंज है, तो फिर हमने इसको वही एक्सपेंड किया, लेकिन इस बार x की पावर है 1, तो ये m यानी 1 पावर तक दिखाना है इसको। तो ये आया 36d स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिखा 1 माइनस, एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 6d डैश अपॉन डी माइनस 9d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, राइट। ये हमने 1 पावर तक एक्सपेंड करके इसको दिखा दिया। अब 1 पावर तक एक्सपेंड करने के बाद ईच टर्म पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब ईच टर्म पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास पहले आया xy प्लस 6 अपॉन डी डैश ऑफ xy माइनस 9 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर ऑफ xy, राइट। अब एक एक करके सॉल्व करो। तो पहले डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। तो डी डैश का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी डैश, पार्शली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब इसको हम देखते हैं तो ये हमें मिलता है xy और प्लस 6 अपॉन डी, डिफरेंशिएशन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x माइनस 9 अपॉन डी स्क्वायर, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक। तो यहाँ से ये टर्म तो हटी,
अब बचा आपके पास 36 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 36 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको मिला 36 अपॉन एक बार डी लिख दिया मैंने इंटीग्रल एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर, इसको करना है इंटीग्रेट, तो ये मिला 36 अपॉन डी, यहाँ आया आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ वाई प्लस एक्स क्यूब, ठीक, एक बार इंटीग्रल करके, और जब एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 6 ऑफ वाई प्लस x4 बाय 4, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। अब चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो इसको यहीं छोड़ दें, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा होगा, इतना आपकी समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमने निकाला P2। अब अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो अब एक एक करके कंप्लीट सोल्यूशन में ले रहा हूं मैं। तो सबसे पहले CF क्या था, F1 y प्लस 3x प्लस एक्स F2 y प्लस 3x, यह आया Z इक्वल्स टू CF प्लस PI से F1 y प्लस 3x प्लस एक्स F2 y प्लस 3x, ठीक, प्लस अब आते हैं आप P2 पर, P1 और P2। तो P1 और P2 को निकालने से पहले मैं ये देख लेता हूँ कि फर्स्ट में पुट हम करेंगे तो यहाँ हमें पुट करना है ना। तो यहाँ पुट करने के लिए जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो टोटल हमारे पास P1 निकल कर आ रहा है x4, तो हमने लिख दिया x4, P1 है x4 प्लस अब अगली वाली टर्म हमारी P2 ये निकली है, तो ये है 36 ऑफ एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 प्लस x4 बाय 4। अब इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि x4 2 बार है, तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ भी छोड़ सकते हो। तो 6 6 36 6 एक्स क्यूब वाई और ये आया 4 9 9 और 1 10 x4, ये इसका आंसर हो गया। तो टाइम तो है, टाइम टेकिन तो ये है, लेकिन प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे पहले ये समझना है, क्योंकि फिर मैं केस 3 पर आऊँगा मैं। तो केस 2 अब आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने इसीलिए थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल लिया, 2 बार उसको सॉल्व करना बताया P1 P2 से, ताकि आप इसको समझ जाएं। तो प्रोसेस क्या निकल रहा है कि पहले हमें जो डिनोमिनेटर में 5d, d डैश है, इसमें d की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट टर्म को ही कॉमन निकाल दो, और नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन बनाओ 1 प्लस या 1 माइनस, इसके बाद इसे न्यूमिनेटर में ले जाओ तो पावर हो जाएगी -1 और m पावर तक एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने के बाद फंक्शन की मल्टीप्लाई करो, और जहाँ पर जैसा डेरिवेटिव है d है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d डैश है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, 1/d है तो पार्शियल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/d डैश है तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y। इस तरीके से उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके कैलकुलेशन निकालो और आंसर अपना निकाल दो। तो ये पहला सवाल था जो मैंने सॉल्व किया केस 2 से, और होमवर्क में ये पहले 2 सवाल, दिस वन ये केस 2 का है एंड दिस वन इज ऑल्सो केस 2। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इन सवालों को आप सॉल्व कीजिएगा। तो ये था केस 2 का डिस्कशन। अब आते हैं आप केस 3 पर। तो केस 3 का वर्किंग रूल यही है, ठीक। केस 3 है कि अब तक जो आपने सीखा, एक तो सीखा आपने राइट हैंड साइड RHS टर्म या तो है फंक्शन ऑफ ax प्लस by, या तो ये है, या आपके पास आया x टू द पावर m y की पावर m। ये 2 केस आपने डिस्कस कर लिए। अब इन 2 के अलावा तीसरा, यानी इनसे अलग अगर कुछ भी है, तो मैंने क्या लिखा, थर्ड केस को बताया जनरल मेथड, और इसमें कहा था जनरल मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल केसेस एक्सेप्ट केस 1 एंड केस 2। यानी केस 1 केस 2 के टाइप का अगर सवाल है तो आप उसमें जाके सॉल्व करो, और अगर इनसे अलग है तो आप केस 3 से उसको निकाल सकते हैं। तो केस 3 में क्या करते हैं, पहला रूल है
कि ये जो फाई डी कॉमा डी डैश है इसको फैक्टर कीजिए, लीनियर फैक्टर करने हैं। लीनियर का मतलब पावर 1, और वो पावर 1 के फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए वो फॉर्म मैंने लिख दी है, डी माइनस एम डी डैश। तो जैसे मान लीजिए किसी इक्वेशन के फैक्टर 2 आ रहे हैं तो डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश। किसी के 3 आ रहे हैं तो डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश, डी माइनस एम थ्री डी डैश। इस तरीके से फैक्टर कर दीजिए, और जब फैक्टर हो जाएं तो उस फैक्टर वाले फॉर्मूले में, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए एक फैक्टर के साथ रिजल्ट ऐसे निकलता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस तरीके से लगाते चले जाएं। तो अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मेशन फॉर ईच फैक्टर। तो एक फैक्टर यानी 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई की जगह सी माइनस एम एक्स रख दो, और ये m उस फैक्टर का होना चाहिए। ये रख के पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हुआ, उसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें c को रिप्लेस कर दें y प्लस एम एक्स से, और फिर अगले फैक्टर के लिए उसको इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर दें। ये है वर्किंग रूल ऑफ केस 3। तो जिस पर बेस मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व होता हुआ देखिए। तो पहले देख लीजिए राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है, ना तो ये केस 1 है, नॉट केस 1 नहीं है ना, ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन, और ना ही ये केस 2 है। केस 2 कहता है x की पावर m y की पावर m। तो ये इन दोनों में से कोई सा केस नहीं है। तो आप ऐसे सवालों को केस 3 से सॉल्व करेंगे। तो अब आपके लिए केस 3 का न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्व डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स। तो अब तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये होमोजीनियस है, सेम ऑर्डर है और कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो अब मैं सीधा सी एफ पर आ रहा हूँ। तो सी एफ के लिए सबसे पहले आपने इसको चेंज किया ऑपरेटर में। अब थोड़ा सा डायरेक्ट मैं चल सकता हूँ अगर आपकी समझ में पिछले सारे सवाल आ रहे हैं। और सी एफ निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, राइट हैंड साइड को 0 एज्यूम किया। और इसमें पुट कर दिया d की जगह m, d डैश और z की जगह 1। तो इक्वेशन मिली m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और इसके रूट्स आप निकालेंगे तो ये आएंगे m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, m प्लस 3 m प्लस 3। तो m बराबर निकल कर आया 2 और माइनस 3। डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट में सी एफ हो गया f1 y प्लस 2x प्लस f2 y माइनस 3x। ये तो सी एफ हो गया। अब आप पी आई पर जब आए तो आपने पहले तो वही लिखा फॉर्मूला 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर, और फिर यहाँ पर फंक्शन लिख दिया y cos x। ठीक, पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि भाई इसके फैक्टर करो। अब फैक्टर करने का तरीका एक सीधा सिंपल में बता देता हूँ मैं। ये आपके पास फैक्टर आए हैं m प्लस 3 और m माइनस 2। ठीक है, ये फैक्टर है। तो आपने क्या किया था, इसमें इसकी जगह तो m की जगह तो इसमें d डाल दो और 1 की जगह d डैश डाल दो। तो देखो कितनी जल्दी बना दोगे आप। तो m की जगह d डाला तो ये आ गया d प्लस 3d डैश, यानी इसको लिख सकते हो m प्लस 3 इंटू 1, इसको लिख सकते हो m माइनस 2 इंटू 1। तो मैंने क्या कहा है, m की जगह d और 1 जहाँ पर है उसकी जगह d डैश, ये डाल दो। तो पहला फैक्टर हो गया d प्लस 3d डैश और दूसरा हो गया d माइनस 2d डैश। तो देखिए कितनी जल्दी आपने फैक्टर बना दिए, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसके लीनियर फैक्टर क्या है, रूट्स को देखकर, सी एफ को देखकर आप निकाल सकते हो।
तो ये आ गया d प्लस 3d डैश इंटू d माइनस 2d डैश, ठीक, y cos x। अब जब ये फैक्टर निकल गए तो अब आप इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि पहले एक फैक्टर को सॉल्व करो y cos x के लिए, ठीक, इसके लिए। तो अब इसमें आपने देखा, जब कंपेयर करोगे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला था 1/d माइनस एम डी डैश ऑफ y cos x इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे y cos x की जगह ले लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये बराबर था इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x कॉमा सी माइनस एम एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये m हमें निकालना है, तो m है 2। तो अब उस 2 के हिसाब से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा d प्लस 3d डैश, और यहाँ आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ y की जगह हो गया c माइनस 2x cos x एज इट इज है dx। इसको आपने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल करना है, फर्स्ट एज इट इज यानी c माइनस 2x एज इट इज, कॉस का इंटीग्रल साइन, उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आ गया आपका -2, सेकेंड का इंटीग्रल साइन dx, ठीक। इसको जब सिंप्लीफाई आपने किया तो c माइनस 2x ऑफ साइन x माइनस माइनस प्लस और साइन x का इंटीग्रल, ये आपको मिल गया माइनस कॉस x। तो फाइनली तुम्हें मिला c माइनस 2x ऑफ साइन x माइनस 2 cos x। अब इसमें ये कहा गया कि फिर इसके बाद रिप्लेस कर दो c माइनस, मतलब c माइनस 2x, जो c की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो y प्लस 2x से। तो c बराबर आपने डाल दिया y प्लस 2x, तो ये कन्वर्ट हो गया y साइन x माइनस 2 cos x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है इसके साथ, तो इसको लिख सकते हो 1/d माइनस माइनस 3d डैश, ये लिख सकते हो। और अब इसको उसी फॉर्मूले से फिर सॉल्व कर दो, तो इस बार चेंज आया c प्लस 3x साइन x dx माइनस 2 इंटीग्रल cos x dx, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आया c प्लस 3x साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x, फर्स्ट सेकंड लग रहा है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3, इसका आ गया माइनस कॉस x और फिर dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस x साइन x। तो ये निकल कर आया माइनस का c प्लस 3x कॉस x माइनस माइनस प्लस 3 साइन x माइनस 2 साइन x, ठीक। इसमें फिर रिप्लेस कर दो, यानी पुट कर दो c की जगह y प्लस 3x, तो ये जब आप डाल देंगे y माइनस 3x, ये जब आप पुट कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा माइनस का y cos x और प्लस का साइन x। तो इस तरीके से आपने फाइंड किया केस नंबर 2, जो केस 3 है जनरल मेथड। तो ये PI कंप्लीट फाइंड हो गया, राइट। ये PI आपने कंप्लीट उस फॉर्म का फाइंड किया। तो PI में अब आप ये समझ रहे होंगे किस तरीके का कंसेप्ट चला है जनरल मेथड में। तो जनरल मेथड में राइट हैंड साइड जो वैल्यू होगी उसमें पहले y को रिप्लेस करना है किससे, c माइनस 2x से, और फिर c की जगह वैल्यू रख देनी है y प्लस 2x, ये आपको वैल्यू रख देनी है।
तो यहाँ पे जब आप y माइनस 3x रख देंगे तो ये कैंसिल होके बच जाएगा। तो ये पी आई आया, देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से ये कन्वर्ट हो गया। सी एफ निकल कर आया था इस सवाल में f1y प्लस 2x, f1y प्लस 2x प्लस f2y माइनस 3x माइनस y cos x प्लस sin x। ये था केस नंबर 3 जनरल मेथड। तो जनरल मेथड का रूल ये एक्सप्लेन किया मैंने इस सवाल से, ये समझाया मैंने। इसको रिपीट करके समझिएगा दोबारा से और अनसॉल्व में अप्लाई कीजिएगा, तो तुम्हारी समझ में ये सारी चीज़ क्लियर जाएगी। तो अब ये जो दो सवाल हैं, यानी पहले दो सवाल तो थे केस 2 पर, और ये जो बाद के दो सवाल हैं ये हैं केस 3 पर। तो ये केस 3 के न्यूमेरिकल हैं जिनको आपने ने सिंप्लीफाई करना है। तो प्रोसीजर ध्यान रखें कौन सा फॉर्म लगने वाला है, यानी पहले देखें ऑर्डर क्या है जिससे ये पता लगे कि आप होमोजीनियस में हैं या नॉन होमोजीनियस में हैं। जब होमोजीनियस पता लग जाए तो फिर राइट हैंड साइड को देखकर ये आइडेंटिफाई करें कि केस 1 है फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, या केस 2 है मल्टीपल ऑफ एक्स वाई, या केस 3 है एनी अदर, इन दोनों को छोड़कर। उसके अकॉर्डिंग उसका वर्किंग रूल लगेगा। तो इस तरीके से हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कंसेप्ट को समझा, CF और PI निकालने के फॉर्मेशन को समझा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नॉन होमोजीनियस पर बेस्ड होगी। थैंक यू वेरी मच।